हेलो बच्चों, मैं एल.के. सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम कक्षा 12वीं में जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य अध्याय 4। जनन स्वास्थ्य है क्या है, इसकी समस्या क्या है, कार्यनीति इसमें क्या क्या हो सकती है। तो जनन स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलुओं का एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है, जिसमें सभी चीज़ों का सामान्यतः ध्यान दिया जाता है। ये एक सामान्य परिचय हो जाता है। ठीक है, देखिए हम स्वस्थ कब रहेंगे, जब हमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे आसपास इतनी ज़्यादा जनसंख्या फैल गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि हम इसे कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगे हैं। इससे बहुत सारे यौन संचारित संक्रमण भी हो गया है। इससे बंध्यता जैसी एक खतरनाक इलाज भी हम लोगों ने वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये समस्या है और इसकी कार्यनीति, किसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार ने कई कार्यनीतियाँ बनाई। क्योंकि जनसंख्या अगर इसी तरीके से दर ब दर बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगी। तो इसकी जो कार्यनीति है वो स्पष्ट तौर पे ये है कि सबसे पहले तो आता है परिवार नियोजन, ये सरकार की नीति होती है। ठीक है, फिर दूसरा जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम, ताकि लोगों को इस संबंध में क्या प्राप्त हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके, उन्हें जानकारी मिल सके और वो उसके बारे में सही ढंग से कार्य करने की क्षमता बना सके। क्योंकि देखिए, जनन और बाल स्वास्थ्य ये दोनों आवश्यक है। जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी, उन्हें सही ढंग से जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनन की, ठीक है, तो जनन यौन शिक्षा, ठीक है, यौन शिक्षा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जनन जो है यौन से संबंधित है, अर्थात उनकी सही जानकारी, अर्थात जनन तंत्रों का विकास, एसटीडी, ये सबकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। अगर इसकी सही ढंग से जानकारी नहीं है तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आ सकती है। जैसे कई उपकरण हैं, जैसे जन्म नियंत्रण उपकरण, कॉपर डी, माला डी, ठीक है, और माँ और बच्चे का देखभाल करने के कार्यक्रम भी होते हैं, और यौन शोषण तथा सेक्स संबंधी अपराधों का रोकथाम करना। तो ये सब सरकार की क्या होती है, कार्य नीतियाँ होती हैं, जिनके आधार पर वो क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, टॉपिक उल्बवेदन या एम्नियोसेंटेसिस किसे कहते हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे की जानकारी ले लेते हैं, लेकिन कैसे? तो वही एक उल्बवेदन है जिसमें भ्रूण लिंग के निर्धारण उनका क्या किया जाता है, एम्ब्रियोटिक जो द्रव रहता है उनमें से छोटे से द्रव को थोड़ा सा सिरिंज से निकाल कर उसके गुणसूत्रों के आधार पर ये पता कर लिया जाता है कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, देखिए ये इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन जिसके चारों ओर घिरा हुआ रहता है, ये बच्चे का, ठीक है, इस तरीके से उसकी धड़कनें चलते रहती है, वो गर्भ में रहता है। तो अब क्या किया जाता है, सिरिंज के द्वारा, किसके द्वारा, सिरिंज के द्वारा क्या किया जाता है, उस इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन के अंदर के द्रव को क्या किया जाता है, सिरिंज से खींचकर क्या किया लिया जाता है, थोड़ा सा निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे सेल्स की संरचना एक है। ठीक है, अब सिरिंज से अगर हम उस द्रव को निकाल रहे हैं, ठीक है, ये देखिए सिरिंज आई अंदर, ठीक है, ये इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो द्रव रहता है उसे इम्यूनिटिक द्रव या फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, उन द्रव को सिरिंज के द्वारा क्या किया जाता है, आसानी से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब जब द्रव को बाहर निकाल लिए तो फिर क्या करते हैं, उसका पता करते हैं। ठीक है, उसके गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। अब जब गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे तो इसका दुरुपयोग होता है। जैसे कन्या हुई तो क्या हुआ, उसे भ्रूण हत्या कर देते हैं। ठीक है, मतलब भ्रूणी अवस्था में ही उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आज सरकार ने कानून बनाकर इस पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया। ये बना था किसके लिए, ताकि लोग, बच्चों को क्या हो सके, अगर कोई बीमारी तो उससे बचाव किया जा सके, परंतु लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया। दूसरी अगर बड़ी समस्या की बात करूं तो वो होती है जनसंख्या। आज 7.7 अरब, ठीक है, जनसंख्या हो चुकी है। मतलब जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही, और अगर हम इसे नहीं रोकें तो हमारे लिए इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, भयानक होगा।
ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन पर परसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जान लीजिए क्या होगा। तो इसके कारण क्या है, देखो, बेहतर जीवन दशा को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अगर हम सही ढंग से, ठीक, दूसरा प्रजनन ज्ञान की कमी, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं सही ढंग से होनी चाहिए, मृत्यु दर में गिरावट, और क्या, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की कमी के साथ आयु, जनन आयु के लोगों की जनसंख्या में क्या होना, वृद्धि हो रही है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो हमारे पास कुछ उपाय भी ऐसे होने चाहिए जिसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सके, उस जनसंख्या का हम क्या कर सके, बचाव कर सकें। तो उपाय में पहला आता है शिक्षा, दूसरा विवाह योग्य आयु, एक निश्चित आयु पर ही विवाह करना, परिवार नियोजन करना, कहते हैं ना सीमित परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा छोटे परिवारों का महत्व बताया जाता है। पुरुष की विवाह 21 वर्ष और महिला का 18 वर्ष, और जन्म नियंत्रण उपकरण। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक जनन स्वास्थ्य के बारे में सीखा, दूसरा इसकी समस्या और कार्यनीति, किन किन क्षेत्रों पर कार्यनीति होती है, तीसरा मैंने आप लोगों को बताया उल्बवेधन, किसके बारे में बताया, उल्बवेधन के बारे में बताया। अब हम आगे गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ें कि जन्म का नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे उपकरण उपस्थित है जिसके द्वारा व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य में हस्तक्षेप किए बिना ही गर्भधान या गर्भावस्था को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। तो कुछ आदर्श गर्भ निरोधक उपस्थित हैं। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, देखिए, पहला यूज़र फ्रेंडली, वो आसानी से क्या होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए, और वो फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार से नुकसानदायक भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आसानी से क्या होनी चाहिए, उपलब्ध हो जानी चाहिए। तीसरा, वो प्रभावी होना चाहिए, मतलब अगर उस पर कार्य कर रहे हैं तो वो प्रभाव दिखाए। ठीक है, और दुष्प्रभाव की क्या होनी चाहिए, उस पर अनुपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें बॉडी को किसी तरीके से नुकसान ना हो, ना ही उसमें प्रतिवर्ती क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक, तो ये गर्भ निरोधक क्या है, गर्भ निरोधक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें प्राकृतिक विधियाँ और रोध विधियाँ दोनों आती है, और अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ भी उपस्थित है, और गर्भ निरोधक गोलियाँ भी उपस्थित है, और अंतरह रोग तथा टीका भी उपस्थित है, और शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा भी इसमें उपस्थित है, जिसकी सहायता से ये किया जा सकता है। तो प्राकृतिक विधि की अगर मैं बात करूं कि प्राकृतिक विधि कौन कौन सी है, या प्राकृतिक विधि में होता कैसे है, हम किस तरीके से प्रजनन की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, तो इसमें पहला आवधिक संयम, सिंपल सी बात है, आवधिक संयम। ठीक है, अंडाणु और क्या, अंडाशय, ये दोनों का निर्माण अलग अलग जगह होता है। ठीक, तो इसमें आवधिक सीमा कितना, 10वें से 17वें दिन तक होता है। ठीक है, कितने दिन, 10वें से 17वें दिन तक होता है। मतलब अगर बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन होता है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्रिया जो है प्राकृतिक विधि है, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, और इस विधि के का भी उपयोग करके आसानी से क्या किया जा सकता है, इस विधि को अपन संयमी तौर पे अगर उपयोग करते तो भी इससे बचा जा सकता है, अर्थात कोइटस इंटरफेरस। ठीक है, इसके द्वारा भी बचा सकता है। दूसरा, स्तनपान अनर्थों। ठीक है, स्तनपान अनर्थों कहने का अर्थ होता है कि अगर, ठीक है, स्तनपान हो रही है तो वो प्रसव के बाद या मासिक धर्म की अनुपस्थिति के आधार पर भी होता है। बच्चे को स्तनपान कराने से गर्भधारण पूरी तरह से रुकता है। ठीक है, तो और उसके लिए एक समय भी मिल जाता है, 6 महीने। ठीक है, तो ये रोध विधियाँ हैं। अब दूसरा मैंने बताया रोध विधि। रोध मतलब वे यांत्रिक उपकरण जो योनि में शुक्राणुओं के जमाव या गर्भाशय के उनके परिध को रोक देता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें जो मार्केट में क्या है, उपलब्ध है,
जिसकी सहायता से उस शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ताकि क्या किया जा सके, जनसंख्या पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये उसकी विधियां हैं, रोध विधियां, जिसकी सहायता से क्या किया जा सकता है, आसानी से उसका बचाव किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस रोध विधि में, ठीक, यह क्या करता है, और यह एड्स के साथ साथ एसटीडी यानी सेक्सुअल क्या ट्रांसफर जो रोग होते हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है, और उपयोगकर्ता की प्राइवेसी पर भी पूर्णतः ध्यान देता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा निरोध होता है। ठीक है। इसका भी उपयोग करके क्या किया जाता है, ठीक, उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ मतलब ऐसी युक्तियाँ जिन्हें इंटर डिवाइस कहते हैं, जो कहाँ, स्त्रियों के गर्भ के पास। ठीक है। ताकि क्या हो सके, गर्भाशय पर उस चीज़ का आना रोका जा सके, शुक्राणु का, ताकि वहाँ पर भ्रूणी अवस्था का या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण ना हो। तो औषधि रहित आईयूडी, ठीक है, जैसे लैप्सलूप जिसे कहते हैं, ठीक है, या तांबा मोचक आईयूडी भी जिसे कहते हैं। ठीक है। यह हम उपयोग किसका करवाते हैं, कॉपर टी का करवाते हैं। ठीक। तो ये सब मार्केट में ऐसी चीज प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, और इन विधियों के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। जैसे औषधि आईयूडी बताया, तांबा मोचक आईयूडी बताया, और क्या, हार्मोन्स मोचक आईयूडी भी आता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन के साथ क्या किया जाता है, के साथ आईयूडी आता है। तो ये सब का उपयोग करके गर्भधारण अंतःगर्भाशयी युक्तियों को रोका जा सकता है। अब आता है कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं, जिसका उपयोग करके क्या किया जा सकता है, गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाला एक क्या है, गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन संयोजन, जो थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, जिसका उपयोग भी सामान्यतः इसी के लिए किया जाता है ताकि गर्भधारण ना हो। ये गर्भनिरोधक गोली कैसे काम करती है, अंडोत्सर्ग का निषेचन, ठीक है, क्या कर देती है, निषेध कर देती है। ठीक है। और इसके अलावा ये गर्भाशय अंतःस्तर पर परिवर्तन कर देती है, और म्यूकस में परिवर्तन करती है, जिससे शुक्राणु परित होने या अनुमति की क्षमता को बिगाड़ देता है, जिससे वहाँ पर जाकर वो नहीं रुक पाता, और जिसके कारण और अंडवाहिनी की गतिशीलता को भी प्रभावित करता है, यानी रोक देता है। वो शुक्राणु की गतिशीलता को रोक कर उसे कम कर देता है, जिसकी सहायता से आसानी से वो आगे गति नहीं कर पाता। और अंतःरोग टीका, ठीक है, यानी अंतःरोग या टीका भी कहते हैं, इनका भी उपयोग आधुनिक तरीके से किया जाता है। और इन तरीकों के अलावा, ठीक है, शल्य विधियाँ भी हैं, शल्य क्रिया जिसे कहते हैं, जैसे बंध्याकरण, नसबंदी जिस तरीके की होती है, ठीक है। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब या सेमनीफेरस नलिकाएं, इसको काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं निकल पाता और अंडाणु भी नहीं निकल पाता। और स्खलन की क्रिया प्राकृतिक सामान्यता होती है, परंतु उन दोनों का निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी ही नलिका से बाहर नहीं निकल पाती। शुक्राणु को करते उसे शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं, और नलिका का करते उसे नलिका विच्छेदन कहते हैं। तो इस तरीके से। और सहगर्भता चिकित्सा समापन, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित या गर्भपात चिकित्सीय गर्भ समापन भी किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सामान्यतः MTP भी कहते हैं, अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। इसका उपयोग भी करके क्या किया जाता है, गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था उसे, 1971 में बनाया गया था। ये सब इसलिए बनाए गए थे ताकि जनसंख्या का प्रभाव कम हो सके, जनसंख्या को रोका जा सके। इसे किसी भी तरीके से गलत तरीके से उपयोग के लिए नहीं बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, ठीक है, गर्भावस्था की समाप्ति 20 सप्ताह तक ही की जा सकती है, और इसमें 12 सप्ताह तक की जा सकती है अगर गर्भावस्था में MTP सुरक्षित है तो। जांच करने के पश्चात, मतलब तरीके तो बने थे परंतु एक नियम के द्वारा बने थे। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में बना था, वो भी एक नियम था। ठीक है।
और उसके आधार पर भी क्रियाशीलता प्रदर्शित की गई थी। ठीक, और उसमें भी तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले गर्भ नियंत्रण के बारे में जाना, दूसरा गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के बारे में जाना, और इस तरीके से हमने आज एनसीईआरटी के 12वीं के जीव विज्ञान का जन्म नियंत्रण गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन को पढ़ा। और आगे की वीडियो में हम यौन संचालित संक्रमण बंध्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।